नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आज की एक बेहतरीन डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। और दोस्तों, इस क्लास की आज से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं और आपको बताना चाहूँगा, अब ये जो क्लास है लगभग आपको कंटिन्यू मिलेगी। रोज़ाना प्रतिदिन आपको ये क्लास मिलेगी, जिसकी शुरुआत मैंने आज 7 तारीख से की है। ठीक है। और ये जो क्लास है डेली करंट अफेयर्स की, ये क्लास रहेगी आपका 5 का पंच। ठीक है। इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंतर्गत मैं रोज़ाना आपको रूबरू करवाऊंगा उन 5 प्रश्नों से जो कि आपके जीवन में काम आ सकते हैं, परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। और आप इन 5 प्रश्नों से अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल जो दैनिक शाम समय की है, जो करंट अफेयर्स है, उसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को रोज़ाना प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स के चुनिंदा जो महत्वपूर्ण जो 5 प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा लेकर आऊँगा साथियों। तो स्वागत है आप सबका। आज की जो अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लास है, पहली ही क्लास है ये अपनी इस यूट्यूब की चैनल की। तो आइए इस अपनी पहली क्लास का साथियों मैं श्री गणेश करते हैं, हम सारे ही साथी मिलकर के, सारे ही दोस्त मिलकर के आज इस पहली क्लास का आगाज़ करते हैं, शुभारंभ करते हैं साथियों। बहुत शानदार और जानदार ढंग से ये क्लास आपको मिलने वाली है। और सच में यदि आपको क्लास शानदार और जानदार लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो निस्संदेह आप ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, बस यही मुझे कहना है। तो आइए आज के मोटिवेशन कोट के साथ मैं इस क्लास का क्या करता हूँ, आरंभ करता हूँ साथियों। ये रहा आज का मोटिवेशन कोट आपका कि संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। साथियों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज पहली क्लास का मैं आरंभ कर रहा हूँ। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मुझे पूरी की पूरी क्या है ज़रूरत है। तो आप लोग पूरा अपना सपोर्ट, पूरा आशीर्वाद मेरे पे बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन अपनी करंट अफेयर की पहली क्लास का देखता हूँ कि कितना आपका आशीर्वाद मिलता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों पहला प्रश्न। ठीक है। और पहला प्रश्न जो है वो ये है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष 2022 के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो आज की अपनी जो करंट अफेयर है उसका पहला प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ पे पहला ही जो प्रश्न ये है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, उसकी सुरक्षा परिषद की जो आतंकवादी जो निरोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष 2022 के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात यही करना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना कब की गई। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश विजयी हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उन देशों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत जन धन की हानि हुई है, बहुत विनाश हुआ है, तो आगे ऐसी त्रासदी, ऐसे भयावह युद्ध का मंजर ना देखा जाए,
इसके लिए पूरे विश्व की रक्षा सुरक्षा के लिए साथियों और बहुत सारे विषयों से संबंधित इस संघ की मैं आपको कहना चाहूँगा 24 अक्टूबर 1945 को, किसको साथियों, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके 6 अंग हैं। ठीक है, और उन 6 अंगों में से एक अंग है कौन सा, सुरक्षा परिषद भी। ठीक है साथियों, 6 अंगों में से एक अंग है कौन सा, सुरक्षा परिषद भी। ठीक है, बात करूं मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, तो साथियों मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों आपको बताना चाहूंगा 193 देश, यानी 193 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, जिसमें से आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यतः जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं। खैर मेरा इरादा यहाँ पे आपको बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाने का नहीं है, केवल ये बात यहाँ पे आ गई इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने की क्या कर रहा हूँ साथियों, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो ये है आपके सामने, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों कि आपका आंसर क्या है। यहाँ पे 2022 के लिए जो है वो किसे इसका अध्यक्ष किया गया, नियुक्त किया गया है। तो नंबर ए ऑप्शन है गौरी तिरुमूर्ति, नंबर 2 पे है टी.एस. तिरुमूर्ति, नंबर 6 पे है रामनाथन कृष्णन और नंबर 2 है विश्वजीत तिरुमूर्ति। तो इन 4 विकल्प में से आखिर कौन हैं जिन्हें क्या किया गया है, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष चुना गया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन होगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है, ये इनके क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहां बात मैं करूं गौरी त्रिमूर्ति की, तो साथियों गौरी त्रिमूर्ति जो हैं वो टी.एस. त्रिमूर्ति की क्या हैं, पत्नी हैं। ठीक है, और मैं बात करूं यदि यहां पे रामनाथ कृष्णन की, तो रामनाथ कृष्णन जो हैं वो भारतीय पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं और गौरी त्रिमूर्ति के पिता हैं साथियों, और टी.एस. त्रिमूर्ति के क्या हैं, ससुर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और विश्वजीत तिरुमूर्ति जो कि ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, और विश्वजीत तिरुमूर्ति जो हैं वो टी.एस. तिरुमूर्ति के क्या हैं, बेटे हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। लेकिन ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद निरोधी समिति जो है उसका 2022 के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों, वो किन्हें नियुक्त किया गया है, टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखने वाला छपने वाला प्रश्न है, ये आपको मैं बता देता हूं। ये हैं आपके सामने टी.एस. त्रिमूर्ति साथियों, जिन्हें सुरक्षा परिषद का आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अब आइए मैं ले चलता हूं आपको आज की करंट अफेयर्स के एक और दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी प्रश्न जो है छपने वाला है, खेल से संबंधित है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। और प्रश्न ये है कि सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे, पहले नहीं दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है साथियों। यानी दूसरे नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने सर्वाधिक टेस्ट खेल लिए हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने सचिन तेंदुलकर, ठीक है। नंबर 2 पे है रिंकी पॉन्टिंग, नंबर 3 पे 6 पे स्टीवा और नंबर 4 पे जेम्स एंडरसन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित, खेल से संबंधित भी आजकल बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं साथियों। तो आपको खेल से, सिनेमा से, राजनीति से,
हर क्षेत्र की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और मैं मानता हूं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 10-15 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, ये मेरा मानना है। यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का 10% लगभग करंट अफेयर पे आधारित होता है। तो ये प्रश्न है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक तो वनडे खेला जाता है, एक दिवसीय मैच, ठीक है, एक टेस्ट खेला जाता है और एक 2020। तो जो क्रिकेट का सबसे पुराना जो प्रारूप है वो टेस्ट ही है, आपको मालूम है, जो कि 5 दिन खेला जाता है। समझ में इतनी बात। तो यहां प्रश्न ये है कि सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूं कि जो सचिन तेंदुलकर है ना साथियों, इन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। तो सर्वाधिक जो टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है ना, उस पे यदि पहले नंबर पर आते हैं वो तो कौन आते हैं, सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत के, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, भारत के बहुत ही खतरनाक शानदार बल्लेबाजी। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि विश्व के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार हैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर ने साथियों अब तक विश्व में सर्वाधिक 200 टेस्ट मैच खेले हैं। तो पहले नंबर पर तो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, जो दूसरे नंबर का प्लेयर है, जिन्होंने हाल ही अभी जो है दूसरा नंबर हासिल किया है। और ये जो नंबर हासिल किया है ना साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने रिंकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में 168 टेस्ट मैच खेले हैं। और स्टीव वॉ जो है ना साथियों, ये भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, इन्होंने भी 168 मैच खेले थे। लेकिन यहां मैं अब बताना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में साथियों ऐसे सीरीज खेली जा रही है 5 टेस्ट मैचों की, जिसका चौथा मैच चल रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं, कौन, जेम्स एडरसन, ठीक है, उस एशेज सीरीज का चौथा मैच खेलने के साथ ही उन्होंने रिंकी पोंटिंग के 168 टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ करके और 169वां, कौन सा साथियों, 169वां क्या खेला है, टेस्ट मैच खेला है। कौन सा साथियों, 169वां टेस्ट मैच खेला है। समझ में इतनी बात, 169वां। और 169वां टेस्ट मैच खेलने के साथ ही मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर के बाद सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले यदि कोई खिलाड़ी हैं तो वो कौन है, जेम्स एडरसन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही हमारा करेक्ट आंसर है वो है जेम्स एडरसन, जिन्होंने कि 169वां अपना मैच खेला है अभी जो मैंने बताया आपको। तो वो यहां पे दूसरे सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले क्या बने हैं, खिलाड़ी बने हैं। साथ ही के साथ साथियों आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो जेम्स एडरसन है ना, उन्होंने अपने इस एशेज के चौथे टेस्ट के दौरान एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जो कि यह उपलब्धि पहले श्रीलंका के जो स्पिनर गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, उनके नाम थी। और ये जो उपलब्धि जेम्स एंडरसन ने हासिल की है वो ये की है कि साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जेम्स एंडरसन का जो टेस्ट क्रिकेट का जो पदार्पण है ना, उसको 2022 लगते ही कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, ठीक है। और जेम्स एडरसन ने अपने अब तक के 20 साल के टेस्ट कैरियर में हर वर्ष विकेट लिए हैं, कम से कम एक विकेट तो अवश्य लिया है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो गेंदबाज मान लीजिए जिसका टेस्ट कैरियर 10 वर्ष का रहा हो माने, ठीक है, लेकिन उसके टेस्ट कैरियर में कभी एक वर्ष ऐसा आया कि वो इंजर्ड रहा हो, उस साल वो टेस्ट मैच ही नहीं खेला हो या खेला हो तो भी उसे विकेट नहीं मिला हो, ठीक है। लेकिन यहां पे जेम्स एडरसन जो हैं, उन्होंने अपने 20 साल के टेस्ट कैरियर में
एक भी साल बगैर विकेट के नहीं जाने दिया। चाहे उन्होंने एक ही विकेट लिया हो, लेकिन अपने इस 20 साल के टेस्ट कैरियर में उन्होंने विकेट अवश्य लिए हैं। तो ये उपलब्धि भी उन्होंने हासिल की है। ये उपलब्धि पहले मैंने बताया कि श्रीलंका के जो स्पिनर गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, उनके नाम थी साथियों, जिनका कि 19 साल का टेस्ट कैरियर रहा। तो मुथैया मुरलीधरन भी अपने 19 साल के टेस्ट कैरियर में एक भी साल उन्होंने ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें उन्होंने क्या नहीं चटकाए, विकेट नहीं चटकाए। तो साथियों जेम्स एंडरसन ने यहां पे 2 उपलब्धियां जो है ना, एसेज जो श्रृंखला फिलहाल वर्तमान में खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच तो फिलहाल अभी चल ही रहा है, आपको बताऊं उसमें ये 2 उपलब्धियां क्या की है, हासिल की है। शायद क्लास में आपको आनंद आ रहा होगा। आनंद आ रहा है तो मैं फिर कहूंगा दिल से आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ले चलता हूं आप लोगों को तीसरे प्रश्न की तरफ साथियों। और ये रहा तीसरा, ये जेम्स एंडरसन है, उनका छाया चित्र है, आपके सामने प्रदर्शित किया है मैंने। तीसरा जो प्रश्न है वो देखिएगा यहां पे, ये रहा। और प्रश्न ये है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से किसका नाम नामित किया गया है। साथियों अभी आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 देने के लिए 17 देशों के, यह भी प्रश्न है अपना लिख लीजिएगा, कितने देशों के, 17 देशों के, ठीक है, कितने देशों के, 17 देशों के, कितने साथियों, 17 देशों के 24 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को, 24 खिलाड़ियों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की तरफ से भी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो वो खिलाड़ी कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिर 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए 21-22 के लिए किन्हें नॉमिनेट किया है, तो उनका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो अभी अपना ओलंपिक हुआ उनमें उन्होंने साथियों भाला फेंक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। ये हैं नंबर 2 पे रवि दहिया, और रवि दहिया ने साथियों कुश्ती में रजत पदक जीता, आपको मालूम है, ठीक है। ये है PR श्रीजेश, ठीक है। PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और आपको मालूम है कि जो पिछला अभी अपना ओलंपिक हुआ उसमें लगभग 41 साल के बाद भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीत करके जो पदकों का जो सूखा पड़ा हुआ था इतने वर्षों से, उसको दूर किया, और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो विकेट, जो गोलकीपर, माफ कीजिएगा, जो गोलकीपर है PR श्रीजेश, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि PR श्रीजेश को अभी हाल ही जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये है हमारे बजरंग पूनिया, ठीक है जी। और बजरंग पूनिया ने भी आपको मालूम है कि ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती में जीता है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो साथियों वो कमेंट करके मुझे आप लोग बताएं। तो अब मैं यहां बता रहा हूं कि इस प्रश्न का जो सही करेक्ट आंसर है वो कौन है, PR श्रीजेश, ठीक है। कौन है, PR श्रीजेश। और PR श्रीजेश के बारे में बताया कि ये भारतीय जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं, जिन्हें अभी जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, मेजर ध्यानचंद, जिनका नाम बदल, पहले तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन मोदी जी ने इसका नाम बदल के और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो साथियों भारत की तरफ से एकमात्र PR श्रीजेश का नाम जो है वो भेजा गया है, किसके लिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जो महिला टीम की कैप्टन रही रामपाल रानी, उनको भी इस अवार्ड से 2019-20 में क्या किया जा चुका है, नवाजा जा चुका है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो PR श्रीजेश को
नॉमिनेट किया गया है। अभी किसे दिया जाएगा इसकी घोषणा बाद में होगी, लेकिन भारत की तरफ से PR श्रीजेश का नाम भेजा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 17 देशों के 24 खिलाड़ियों को इसके लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो आइए अब हम चलेंगे साथियों चौथे प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हैं हमारे PR श्रीजेश, भारतीय गोलकीपर हॉकी के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छपने वाला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न ये है कि हाल ही में उड़ीसा का पुराना नाम यदि हम बात करें तो ये तो ओडिशा है और ये उड़ीसा पुराना। ठीक है, किस जिले को बाल विवाह से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो ओडिशा या उड़ीसा जो है उसके किस जिले को बाल विवाह से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन, 4 विकल्प जो हैं साथियों आपके सामने यहां पर हैं, तो वो आपको यहां पे बताना है। इससे पहले आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि जो उड़ीसा है वो भारत का पूर्वी तट का एक राज्य है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, की गई कटक के कनिका पैलेस में, और इसका जो गठन है 26 जनवरी 1950 को किया गया। राजधानी की यदि हम बात करें उड़ीसा की तो वो साथियों भुवनेश्वर है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्य मंत्री हैं वो साथियों नवीन पटनायक हैं, और यदि गवर्नर राज्यपाल की बात करूं तो वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, और यदि उड़ीसा के कुल जिलों की बात करें कि उड़ीसा जो स्टेट है उसमें कितने जिले हैं, तो साथियों 30 जिले हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यदि मैं यहाँ पे साथियों बात करूँ आप लोगों से उड़ीसा के संदर्भ में, और तो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा की 10 सीटें हैं साथियों, और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ये और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं यहाँ पे। और उड़ीसा में आपको मालूम है साथियों, पुरी में यहाँ पे, ठीक है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, पुरी फेमस है इसके लिए। ठीक है, कटक जो कि अपने आप में प्राचीन नगरी रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कटक में साथियों क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसे हम लोग बाती क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। बालेश्वर साथियों आपको मालूम है कि मिसाइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जिलों की संख्या मैंने बताया 30 है, और यदि बात करें उड़ीसा में विधानसभा सीटों की तो 147, 10 राज्यसभा सीटें और 20 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, कुल जिले यहाँ पे कितने हैं, 30 मैंने बताया। और कोणार्क का, ठीक है, सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है, आपको मालूम है, पूरा का पूरा, जो कि बहुत ही फेमस है अपने आप में। बालेश्वर जिसे कि मिसाइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कटक के बारे में मैंने बताया, पुरी जहाँ पे जगन्नाथ जी का क्या है साथियों, मंदिर है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हीराकुंड बांध भी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित क्या है, बांध है साथियों। ये भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताइएगा कि मुझे उड़ीसा का कौन सा वह जिला है जिसे बाल विवाह से मुक्त किया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों गंजाम जिला। ठीक है, कुल 30 जिले हैं, और 30 जिलों में से जो गंजाम जिला है उड़ीसा का, उसे बाल विवाह से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है साथियों। तो शायद आपने भी अपना आंसर करेक्ट दिया होगा यहां पे। अब आगे जो है यहां पे, चलिए आपको मैं कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करवा देता हूं यहां पे। और साथियों, सूर्य मंदिर के दर्शन के साथ ही अब मैं आज की अपनी जो पहली जो करंट अफेयर की क्लास है
उसके अंतिम 5वें पंच की तरफ, प्रश्न की तरफ लेके चल रहा हूं। और वो प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, और छपने वाला प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, द्वारा हाल ही में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, ठीक है, अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो वो आखिर किसे किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको साथियों, आरबीआई वैसे आप जानते हो कि ये भारत के सभी बैंकों का एक तरीके से क्या करता है, संचालन करता है, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों। और यदि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1 अप्रैल, कब साथियों, 1 अप्रैल कब की गई, 1 अप्रैल 1935। यह भी छपने वाला प्रश्न है, यह भी ध्यान रखें। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को की गई, और उस समय इसका जो कार्यालय है साथियों कलकत्ता में था, ठीक है, कोलकाता में था। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि 1937 में, किसमें साथियों, 1937 में आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो कोलकाता या हम कहें कलकत्ता से स्थानांतरित कर करके मुंबई महाराष्ट्र में कर दिया गया, ठीक है। और आज भी फिलहाल भी वर्तमान में भी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, तब तक आप अपने इस प्रश्न का उत्तर दें, तब तक मैं और जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। यहां पे आरबीआई के और जो मुख्य कार्यालय तो शुरुआत में तो कहां बना था, जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, आरबीआई को बनाया गया, ठीक है। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और स्थापना के समय कोलकाता में इसका क्या था साथियों, कार्यालय था। लेकिन फिर 1937 में यानी 2 वर्ष बाद ही इसका कार्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया, और आज तक वहीं पे बना हुआ है। तो वर्तमान में आरबीआई का जो कार्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और हाल ही के दिनों में प्रश्न ये कह रहा है कि भाई कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ईडी किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों नंबर 1 ऑप्शन है आपका अजय कुमार चौधरी, नंबर 2 पे है डॉक्टर दीपक कुमार, और नंबर 6 पे है ए और बे दोनों, या फिर शक्तिकांत। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा मैं, यहां पे जो शक्तिकांत दास है ना, वो तो फिलहाल में वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। समझ में आई इतनी बात, आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांत दास ने आरबीआई के 25वें, कौन से साथियों, यह भी ध्यान रखना है, 25वें गवर्नर का पद संभाला। कौन से, 25वें गवर्नर का वर्तमान में है। और 25वें गवर्नर बने कौन साथियों, यहां पे आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास, जिन्होंने कि 11 दिसंबर 2018, कब साथियों, 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। क्योंकि 10 दिसंबर, किसको साथियों, 10 दिसंबर 2018 को जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, ठीक है, उन्होंने साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से 11 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास को 25वां क्या बनाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यदि बात करूं अब मैं यहां पे आपके करेक्ट आंसर की साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो से होगा, यानी अजय कुमार चौधरी और डॉक्टर दीपक कुमार को साथियों दोनों को ही संयुक्त रूप से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी क्या बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है। तो यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हाल ही के दिनों में जो आरबीआई यानी भारतीय जो रिजर्व बैंक है
उसका निदेशक कार्यकारी किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अजय कुमार चौधरी और डॉक्टर दीपक कुमार को क्या बनाया गया है साथियों, कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि दिल से आपको क्लास पसंद आई तो मैं फिर कहूंगा आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं आई तो बिल्कुल लाइक ना करें, ना चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अपने इस स्टडी विद कुमार अमरदेव चैनल की पहली करंट अफेयर की क्लास थी। और सुधार होगा, नित्य प्रतिदिन रोजाना और इंप्रूवमेंट होगा। आज तो ये पहली क्लास थी। आप भी कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो सीधे तौर पे कि और क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। साथियों आप सभी के सहयोग से हम सारे मिलकर के नई बुलंदियों को छुएंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप ये सुधार कर सकते हैं। साथियों आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद की मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ढेर सारा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आज जो मैंने पहली क्लास शुरू की है 5 का पंच डेली करंट अफेयर्स की, ये क्लास आपको नित्य प्रतिदिन मैं देने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। साथियों तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम इसी तरीके से मेरे ऊपर बना रहे, इसके लिए आप सभी साथियों दिल से, ये आरबीआई का मुख्यालय है, ठीक है। आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद क्या करना चाहूँगा, प्रकट करना चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक और नई करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।